मैं अपने आप को थोड़ा सा ऑलराउंडर कहूंगा, बहुत पढ़ाकू नहीं था, तो हमने ऐसे चैलेंज उसको लिया और खूब पढ़ा उसको और अच्छा पढ़ाया भी। टीचर नेवर रिटायर्स। जो युवा पीढ़ी है और आपके समय की जो युवा पीढ़ी थी, क्या उसमें कुछ फर्क है? क्या उस वक्त मेंटल स्ट्रेस नहीं होता था या फिर अब सहन शक्ति कम हो गई? घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितनी देर आप उसको होल्ड करेंगे उतनी परेशानी आपको होगी। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो हर चीज बहुत क्विकली चाहती है। उस प्यार में उन्होंने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी बात को माना और मेरे एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरे, इसलिए मुझे उन पे प्राउड भी है। रूल्स का अवहेलना हो तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस उनकी नहीं होनी चाहिए। मेरे मदर की डेथ जल्दी हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो हम लोग दो भाई थे और मेरा जो छोटा भाई है वो भी मतलब थोड़ा सा वीक था, तो उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा। जब हमें अपनी कोई बात कहनी होती है तो सबसे सरल माध्यम होता है भाषा का। भाषा अगर सरल है तो बात को आसानी से समझा जा सकता है, और भाषा में सरलता को मिलाने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है शिक्षा। देखिए, एक शब्द आपकी नजर में हमेशा आता है ज्ञान, और ज्ञान को अगर आप भाषा यानी आसान भाषा में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी अपने कई सारे मायने हैं। ज्ञान को अगर हम बिखेर के आसान भाषा में पढ़ते हैं तो गा से गरीब, या से युवा, आ से अन्नदाता और ना से नारी शक्ति निकलता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ज्ञान है ये बेहतर कैसे होगा? ये बेहतर तभी होगा जब हमारी शिक्षा बेहतर होगी। शिक्षा तभी बेहतर होगी जब शिक्षा देने वाले लोग, या यूं कहें कि मास्टर साहब बेहतर होंगे। और इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते आए हैं कि अगर मास्टर साहब अच्छे हैं तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ऐसे ही एक मास्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, 30 सालों से ज्यादा का अनुभव, कई सारे ऐसे छात्र जो अब दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और कहा जाता है कि वो हवा का रुख देख करके ये बता देते हैं कि आखिर उसमें पोल्यूशन कितना है। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजय तनेजा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद नितिन जी, यहाँ पे आपका भी स्वागत है, इस विश्वविद्यालय में आप आए जी। सर, एक बहुत अहम चर्चा आज हमारी और आपके बीच होनी है, लेकिन उस चर्चा को शुरू करने से पहले अगर यूनिवर्सिटी पे बात की जाए तो एक बहुत अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी तो गई है, लेकिन इस सफर की शुरुआत कहां से हुई थी? अजय तनेजा यहां तक कैसे पहुंचे? शिक्षा कैसे हुई? परिवार कैसा था? क्या अहम चीजें थी उनके जीवन में अब तक? देखिए, मेरे पिताजी रुड़की के ग्रेजुएट थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उन्होंने। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू वो इंडियन रेलवेज में आए। तो जब मैं पैदा हुआ तो वो उस वक्त ओल्वाकोट केरला में थे, तो मेरी पैदाइश केरला स्टेट की है। और फिर क्योंकि वो सेंट्रल सर्विसेज में थे तो हर 3-4 साल बाद उनकी एक ट्रांसफर हो जाती थी, तो मेरी स्कूल एजुकेशन कई जगह पे हुई। हम लोग लखनऊ में भी रहे, फिर कलकत्ता में भी रहे, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में भी रहे, उसके बाद दिल्ली भी रहे, और मैंने इंटर जो किया वो मथुरा से किया। अच्छा। फिर इंटर करने के बाद मैंने एडमिशन लिया, एक बहुत पुराना कॉलेज है आगरा का, सेंट जॉन्स कॉलेज, और उसमें बीएससी का छात्र बना। उसके बाद बीएससी एमएससी करके फिर मैंने यूजीसी नेट जो एग्जाम होता था उस वक्त साल में एक ही बारी होता था, अब तो 6 महीने में होने लग गया है, तो वो उसको क्वालिफाई किया और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे मिलने लगी। तो मैं रिसर्च शुरू कर दी मैंने, और तब से मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट जागरूक हुआ। जबकि मैंने एमएससी के बाद मैं आईएएस, पीसीएस ये सब दे रहा था और इवन मेंस भी दे रहा था, तो लेकिन उसमें नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन। तो फिर मेरा रुझान टीचिंग की तरफ आ गया, क्योंकि जब मैं रिसर्च स्कॉलर बना तो मुझे क्लासेस भी पढ़ाने को दी गई, क्योंकि मेरे को फेलोशिप मिलती थी। उस वक्त 1800 रुपए जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती थी, लेकिन वो खर्च नहीं होते थे, बड़े अच्छे लगते थे वो पैसे। तो वो मैंने
रिसर्च अच्छी तरह की। मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर दयाशरण सेठ जी और डॉक्टर अशोक कुमार जी, उन लोगों ने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, मुझे एक बेसिक रिसर्च करना सिखाया, क्योंकि कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। तो लेकिन उन्होंने मुझे बेसिक चीजें सिखाई कि कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसको कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे उस पर रिसर्च की जाती है। तो वो बेसिक ट्रेनिंग मेरी वहां पे हुई। फिर लकीली कहिए एक दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे लीव वैकेंसी थी, तो मुझे मौका लगा वहां पे 1-1.5 साल पढ़ाने का। वहां पे एक प्रोफेसर एस.एस. श्रीवास्तव थे जो कॉमनवेल्थ फेलोशिप में यूके गए थे और वहां से एयर पोल्यूशन पे ट्रेन होके आए थे। अच्छा। तो मेरी फील्ड रिसर्च जो पीएचडी की थी वो एयर पोल्यूशन नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो 1.5 साल मैं उनके साथ लैब में रहा तो मैंने एयर पोल्यूशन की फॉर्मल ट्रेनिंग ली उनसे और काम करना उस फील्ड में सीखा। वो यूके से ट्रेंड थे। तो वो एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, मतलब जो बाहर की पोल्यूशन होती है एयर पोल्यूशन, उस पे काम करते थे। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया और मेरे मन में भी था कि मैं क्यों नहीं इंडोर एयर पोल्यूशन पे काम करूं, क्योंकि 90% से ऊपर कोई भी जना घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, ये इंडोर एनवायरनमेंट हम बंद कमरे के अंदर रहता है, और इसमें जो ज्यादा बीमार होते हैं और बूढ़े होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल सही कह अंदर। तो उसका एनवायरनमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है कि वो जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर क्या जा रहा है उनकी बॉडी में। और ऐसा एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाइंडिंग है कि अगर एक पॉल्यूटेंट, एक कण जिसे कहते हैं, अगर वो एम्बिएंट एयर में रिलीज हो और इंडोर में हो तो 10 गुना ज्यादा चांसेस है उस कण का आपके शरीर में अंदर जाना। तो तभी फॉर्मूला कहा जाता है WHO फॉर्मूला ऑफ 10 कि 10 गुना मतलब रिस्क बढ़ जाता है उस पोल्यूटेंट का इफेक्ट आपके बॉडी पे होना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने इंडोर एयर पोल्यूशन पे काम किया। तब तक मेरी परमानेंट नौकरी लग गई सेंट जॉन्स कॉलेज में। अच्छा। तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने वहां पे करीब 15.5 साल पढ़ाया। फिर 2008 में मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में चांस मिला, तो मैं वहां पे चला हो गया और जाते ही मुझे 1 महीने बाद हेड बना दिया गया। तो मैंने वहां पे 3-3 साल का टेन्योर होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। तो मैंने 3 टर्म्स एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किए। मुझे और भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जैसे मैं डायरेक्टर आईक्यूएसी रहा वहां पे 3.5 साल, डीन रिसर्च रहा 3 साल के करीब, डीन साइंस रहा 3 साल के करीब। तो अभी पिछले 3.25 साल से मैं प्रो वाइस चांसलर था। लेकिन मेरी ये जो जर्नी थी इसमें मैं जो कोर्सेज लेता था वो एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के लेता था सेंट जॉन्स कॉलेज में। और मैंने कई प्रोजेक्ट्स लिखे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और मुझे मिले भी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पॉन्सर्ड थे, CSIR के, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के थे, और इवन कुछ NGOs ने भी मुझे प्रोजेक्ट्स दिए और UGC के भी प्रोजेक्ट्स दिए। तो वो प्रोजेक्ट से मैंने एक अच्छी अपनी एंड पे अपनी एक अच्छी लैब डेवलप की। अच्छा। जो एयर पोल्यूशन की, और मैं उसको यूनिवर्सिटी में भी ले आया, मुझे अलाउ किया गया ट्रांसफर करने के लिए। तो करीब मेरे इस वक्त मैं करीब 2.5 करोड़ 3 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। अच्छा। और मेरे साथ 7-8 PDF भी काम कर चुके हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलो। और अभी तक मैंने 19 PhDs और 29 MPhils को गाइड किया है। मेरे करीब 170 से ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं। और जो H इंडेक्स जिससे आजकल काउंट होता है कि आपका इम्पैक्ट कितना है रिसर्च की फील्ड में, वर्ल्ड वाइड उसको मतलब उससे उसका इम्पैक्ट आता है, तो वो मेरा करीब 40 के करीब है। और करीब 6000 से ऊपर साइटेशंस है। इसके अलावा मेरे कुछ पेटेंट्स भी फाइल्ड हैं और पब्लिश्ड हैं, अभी ग्रांट नहीं हुआ है। और मैं करीब 14 कंट्रीज में मैंने अपने पेपर्स पढ़े हैं और टॉक्स दिए हैं। और मैं विजिटिंग साइंटिस्ट भी रहा हूं
पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी यूएस में, अच्छा। और एक वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आखन जर्मनी में। तो वहां मैंने काफी समय बिताया जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था। जी। तो इस तरह की मेरी बेसिक ट्रेनिंग है, जी। जो कि मतलब कुल मिलाकर के शिक्षा से जुड़े रहे हमेशा, चाहे वो अपने स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप आए, तो कहीं ना कहीं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों में बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको विस्तार और देने की कोशिश आपकी हमेशा रही। लेकिन हाँ, ये तो इसमें करीब 40 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। जी, लेकिन जब अजय तनेजा जी जब स्टूडेंट थे, जब वो स्कूलिंग का दौर चल रहा था, तो कैसे थे आप? क्या था? कोई दोस्त यार, किसी की ऐसी बात जो हमेशा मोटिवेट करती रही? परिवार कैसे सपोर्ट करता रहा? एजुकेशन में दिमाग लगता था या खेल कूद में लगता था? कई सारे सवाल हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके जवाब जानना चाहिए। मैं अपने आप को थोड़ा सा ऑलराउंडर कहूंगा जी। बहुत पढ़ाकू नहीं था, लेकिन कभी भी क्लास में ऐसा नहीं रहा कि 5th रैंक से नीचे आया हूं। अच्छा। मुझे नहीं याद आता ऐसा। जी। मतलब फर्स्ट 5 में रहता था। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही रहा हूं, कभी सेकंड भी आया, कभी 4th भी आया, 5th भी आया। तो इस तरह से चलता रहा। और मतलब उस टाइम पे परसेंटेज ऐसी नहीं आती थी कि सबके 90 आ गए। तो उस वक्त बोर्ड का टॉपर ही 84-85% होता था, तो मैं भी करीब 70 के करीब रहता था। तो ऐसा फर्स्ट डिवीजन है मेरी सब जगह। और मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा मेरे पे। और मेरे मदर की डेथ जल्दी हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। तो हम लोग 2 भाई थे, और मेरा जो छोटा भाई है वो भी मतलब थोड़ा सा वीक था, तो उसका भी हम लोगों ने ख्याल रखा। और फादर अच्छी पोजीशन पे थे, तो कभी दिक्कत नहीं हुई पैसे की, कभी दिक्कत नहीं हुई फैसिलिटीज की। जो भी हमने चाहा वो उन्होंने हमें दिलवाया। और रिटायर होने के बाद वो उनको मेरे साथ ही रहे वो। अब तो डेथ हो चुकी है उनकी, 85 ईयर्स की एज में डेथ हुई। तो फैमिली का फुल सपोर्ट मिला, और जो हमने करना चाहा उसमें हमारे फादर का भी रोल था कि मैंने ये कैरियर पकड़ा। वो भी चाहते थे कि टीचिंग में हम अच्छा करें, और अगर आज वो होते तो उनको गर्व होता देख के कि जिस पोजीशन पे मैं हूं। और जहां तक टीचर्स का सवाल है, कई टीचर्स मेरी लाइफ में भी आए जिन्होंने मोटिवेट किया मुझे। मेरे केमिस्ट्री लेने का एक पर्पस भी था, जो मुझे 10th 11th 12th में जिन टीचर्स ने पढ़ाया, तो उन्होंने मेरे पे काफी केमिस्ट्री का इंटरेस्ट जनरेट करवाया। और ये भी एक रीजन है कि मैंने हायर स्टडीज में केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन थी इंटर में केमिस्ट्री में। उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया, उसमें भी अच्छे नंबर केमिस्ट्री में थे। वहां पे 3 सब्जेक्ट होते थे। तब मेरे टाइम पे 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी। अच्छा। तो फिर 22-23 साल में तो नौकरी लग गई। तो तब से फिर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और फिर तो ये होता है कि अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि, जैसे मैं आपको बताऊं, क्वांटम केमिस्ट्री। जब मेरी नौकरी हुई तो हम लोग यंग थे बिल्कुल, 22-23 साल के। और जो उस डिपार्टमेंट में और लोग पढ़ाते थे वो काफी एजेड थे, 40 साल 45 साल। उन्हें बोला भाई ये तो नए टॉपिक्स है, इसको तो नए लोग ही देखे। तो हमने ऐसे चैलेंज उसको लिया और खूब पढ़ा उसको, और अच्छा पढ़ाया भी। ऐसा मुझे फीडबैक मिलता है मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। अब तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स कई जगह प्रोफेसर हैं, और लखनऊ में भी है। यहाँ पे एक कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का आईटी कॉलेज, इस्तानबुल। वहां पे एक डॉक्टर एल्फ्रेड लॉरेंस, ही इज एसोसिएट प्रोफेसर देयर। तो वो भी मेरा पीएचडी स्टूडेंट रहा है, और एमएससी का स्टूडेंट रहा है। ऐसे गोरखपुर में, मुंबई में, कानपुर में, कई जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग में हैं, और इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस में हैं कि वो अब रिक्रूट करते हैं। और अगर मैं बुलाता हूं उनको, मेरे डिपार्टमेंट से कई स्टूडेंट्स ले जाते थे। तो इस तरह की चेन होता है। और मैं इसको बिल्कुल कथन को सही मानता हूं कि टीचर नेवर रिटायर्स। तो मैं ये काम करता रहूंगा जब तक मेरी हेल्थ और दिमाग मेरे को सपोर्ट करे। चैलेंज को एक्सेप्ट किया आपने हमेशा। आपने अभी खुद ही कहा कि जब नई चीजें आती थी तो टीचर्स कहते थे कि ये नई चीज तो नए लोग देखें, और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे। आजकल का जो समय है सर, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा जो युवा पीढ़ी है उसका कहना है। और वो उस मेंटल स्ट्रेस को कहीं ना कहीं झेल नहीं पाती है। कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने भी आई हैं।
जो युवा पीढ़ी है और आपके समय की जो युवा पीढ़ी थी, क्या उसमें कुछ फर्क है? क्या उस वक्त मेंटल स्ट्रेस नहीं होता था, या फिर अब सहन शक्ति कम हो गई है? रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रेस तो है काफी बच्चों के बीच में, और ये इसलिए थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो हर चीज बहुत क्विकली चाहती है। हम लोग, मुझे याद है जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने एक स्कूटर खरीदा, और उसमें भी थोड़े बहुत पैसे मैंने अपने फादर से लिए, और कंप्यूटर मैंने एनआईटी से ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि हम लोग वो जनरेशन थी जो कि कंप्यूटर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन शौक था कि भाई कंप्यूटर आ रही तो देखें तो क्या चीज है। तो एक मैंने इवनिंग में कोर्स में पढ़ाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एनआईटी उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन थे जो जगह जगह सेंटर्स थे और कंप्यूटर ट्रेनिंग देते थे। तो मैंने शाम की क्लासेस लेनी शुरू की और 5 से 7 में जाता था। तो अब ये था कि स्कूटर आ गया, लेकिन अगर जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं या इस जनरेशन की बात करूं तो वो चाहते हैं कि फर्स्ट जैसे उनके पास कार हो। तो ये सारी चीजें जो जल्दबाजी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये स्ट्रेस क्रिएट करती है। लेकिन मेरा एक मैसेज जरूर मैं यंगर जनरेशन को दूंगा, और एक एग्जाम्पल दूंगा कि एक प्रोफेसर अपनी क्लास में जाता है और स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है कि ये ग्लास है और इसमें आधा ग्लास में पानी भरा है। तो हमारे सब दिमाग में या स्टूडेंट्स के दिमाग में वही ख्याल आया है, ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछेंगे कि भाई ये ग्लास आधा भरा है, तो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक की जो एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन वो प्रोफेसर स्मार्ट था और उसने बोला मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछने आया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस ग्लास में पानी है, आधा भरा हुआ है, और आप इसको इस तरह से लेके स्ट्रेच करके आप उठाएंगे तो कितनी देर उठा सकते हैं? तो किसी ने बोला 1 घंटा, किसी ने बोला आधा घंटा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपसे बोलें कि इसको 3 घंटे उठाए रखिए तो क्या होगा? तो बोले हमारी बाह में दर्द होना लग जाएगा और हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर 6 घंटे बोला गया तो बोला कि और परेशान हो जाएंगे और कुछ लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को जो भी स्ट्रेस तो देखिए आपके अपने एक्शन से आता है और सोसाइटी से आता है, और कई बारी अननेचुरल फॉर्म में भी आता है। अब अर्थक्वेक आ गया तो नोबडी कैन हेल्प, तो ये स्ट्रेस सबको देता है। तो लेकिन जितनी देर आप उसको होल्ड करेंगे उतनी परेशानी आपको होगी। तो अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो उसको तुरंत सॉल्व करके और उसको पी के आगे चलिए और पॉजिटिव माइंड से चलिए। ये मेरा मैसेज है आज की यंगर जनरेशन को। अगर ऐसा वो करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से आप काफी ये आपका एक्शन स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा और आप एक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आदमी और बन सकते हैं। जी बिल्कुल शानदार, बहुत अहम बात आपने बताई सर। अब थोड़ी बात इस कैंपस से रिलेटेड, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है, एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी को, स्टेट यूनिवर्सिटी को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या रणनीति है, कैसे बेहतर और करना है, क्या सोचा हुआ है आपने? देखिए, जब मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नर मैडम के पास गया और इंटरव्यू दिया तो मेरी जानकारी वेबसाइट बेस्ड थी, और मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी इन द सेंस लगी कि ये एक तो पूरी रेजिडेंशियल है, इसमें एफिलिएशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती। तो मुझे खुद लगा कि बीइंग एन एकेडमिक पर्सन मैं इसको कुछ इसकी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। इस मंशा से मैंने उनको कहा और उन्होंने इस बात को सराहा भी और मुझे चांस दिया यहाँ पे आने का। तो मैं उसी फ्रेम से आया हूं कि मैं जो भी अपना मेरा 3 साल का कार्यकाल डिफाइंड होता है, तो जब तक मैं यहाँ रहूं मैं कुछ अच्छा इस यूनिवर्सिटी के लिए कर सकूं। आते ही मुझे ये पता लगा कि यहाँ एसएसआर सबमिटेड है और नैक टीम आने वाली है। अच्छा। और नैक टीम आने का जो डेडलाइन थी जो मुझे बताई गई वो 15 मई थी।
लेकिन जब हमने इसको इशू रेज किया, क्योंकि डेट्स नहीं आई थी, तो हमारे आईक्यूएसी डायरेक्टर को मैंने कहा कि आप इशू रेज करो कि डेट्स क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि 30 मई तक हम आपका करवाएंगे। अभी तक हमें इतना ही पता है, डेट्स आज के दिन भी नहीं है। तो ये मेरा एक पहला चैलेंज बन गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में 10 साल बहुत ज्यादा लाइफ नहीं होती। यूनिवर्सिटी 100 साल 150 साल पुरानी है। आप अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी लो तो 1920 के करीब बनी हुई है। हमारी आगरा यूनिवर्सिटी 1927 की थी। तो दो ये पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं और इनके 100 साल पूरे हो चुके हैं, होने जा रहे हैं, और हम लोग 10 साल की यूनिवर्सिटी से हैं। और मैं इसका 6th रेगुलर वाइस चांसलर हूँ। और जो पुराने मेरे वाइस चांसलर्स थे उन्होंने इसमें कई नए कोर्सेज चालू किए और 400 स्टूडेंट से ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था। आज हमारे पास करीब 4300 के करीब स्टूडेंट्स हैं। दूसरा चैलेंज मैं समझता हूं मेरे सामने ये है कि मैं इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे संख्या बढ़ाऊं। और क्योंकि मेरे पास अभी मैंने अप्रैल में ही ज्वाइन किया, मतलब मई ही था वो, एक तरह से एंड ऑफ अप्रैल था, तो ऑलरेडी एडमिशन का जो एक्ट था वो निकल चुका था। तो मैं नए कोर्स तो एकदम नहीं शुरू कर सकता था, क्योंकि उसका एक बकायदा ट्रेडिशनल वे होता है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल, इसी से पास होता है। तो अभी मैंने वही कोर्सेज रखा है, इसी में मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा और प्लान करके नेक्स्ट ईयर से मेरे मन में कई चीजें हैं जो कि स्पेशली जो यूजी प्रोग्राम्स है उसको पीजी कर लिया जाए, इस तरह से। मतलब ये तो मिनिमम सी चीज है, बाकी भी मैं और प्लान करूंगा मार्केट देखते हुए कि क्या मार्केट नीड है उसके हिसाब से, और मैं नए कोर्सेज को स्टार्ट करूंगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि मैं जो हमारे पास 4300 स्टूडेंट्स हैं, ये यूजीसी का भी मानना है और स्टेट गवर्नमेंट का भी मानना है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमारे हायर एजुकेशन में हमें बढ़ानी है, और जो कि गवर्नमेंट का एक जो टारगेट है कि 25% से हमें 50% तक ले जानी है। तो उसके लिए वो ये चाहते हैं कि जो एफिलेटिंग कॉलेजेस है वो अपने आप ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स बन जाए, और हम लोग हैं ऑटोनॉमस ऑलरेडी। और उनकी दो सपने हैं कि छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 10,000 से 12,000 बच्चा पढ़े फॉर ए बेटर कंट्रोल, और वो उसमें सारी मल्टी डिसिप्लिनरी हो, सारी डिसिप्लिन हो। तो वो जो सपना गवर्नमेंट देख रही है वो हम है। हमारे पास आज के दिन 7 फैकल्टी में 30 डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा। 7 फैकल्टीज है हमारे पास। लॉ है हमारे पास, मैनेजमेंट है हमारे पास, एजुकेशन है हमारे पास, इंजीनियरिंग है हमारे पास, लैंग्वेजेस तो है ही जी। तो जो प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की सब यूनिवर्सिटीज के लिए है। I think we are the only university without affiliating in nature। वो भी है, शकुंतला भी है, लेकिन हम लोग भी हैं, और हमारे पास 7 फैकल्टीज 30 डिपार्टमेंट्स हैं। तो यू कैन से इट्स अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर देम। तो मैं आपके उससे आह्वान भी करूंगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हमें एज एन एग्जाम्पल बनाए और सपोर्ट करें पूरा, कि हम इसको बिल्कुल उनकी गाइडलाइंस पे जो उनका सपना है उसकी तरफ ले जाएं और इसको एक मॉडल यूनिवर्सिटी की तरह बना पाए। जी। आखिरी सवाल सर आपसे, हम लोग जब पढ़ते थे और कोई नया टीचर आता था तो एक डर आता था दिमाग में, यार पता नहीं कैसे होंगे, मारेंगे, क्या करेंगे। आप अपनी टीचिंग लाइफ में कैसे थे, और जब इस यूनिवर्सिटी में आपको ये जिम्मेदारी दी गई तो क्या स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ आप स्ट्रिक्ट नहीं है, आप उनके एजुकेशन में उनके साथ हैं, आप उनको आगे बढ़ाने में उनके साथ हैं? देखिए, जहां तक टीचिंग का सवाल है तो मैं पहले टीचिंग वाला आंसर करूंगा कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि क्लास में स्टूडेंट के लेवल तक उतरता है और उनको फिर धीरे धीरे उठाता है। और कोई भी क्लास डाइवर्सिफाइड होती है। आप एक स्टूडेंट स्मार्ट भी होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो एक थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट भी होगा। तो आपको दोनों का ख्याल रखना है, और यही आप जादूगर हैं आप एज ए टीचर, कि आपको सबको उठा के चलना है कि सेटिस्फाई हो। तो मैं स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ, और मेरे से स्टूडेंट डरते नहीं थे, मुझे प्यार करते थे और मुझे वो अच्छा लगता था। और लेकिन उस प्यार में उन्होंने कभी मुझे
धोखा नहीं दिया, मेरी बात को माना और मेरे एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरे, इसलिए मुझे उन पे प्राउड भी है और मैं इस गर्व से कह पा रहा हूं इस बात को। तो वो मेरी नेचर भी बन गई और जो शुरू में नेचर बन जाती है तो वही चलता है ज्यादातर। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस है। आई एम ओपन टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं अगर जेन्युइनली होंगी और विद इन रूल्स होंगी तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम। लेकिन अगर रूल्स या कुछ ऐसे आदेश, शासन आदेश या यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट ऐसा होगा कि जो कि यूनिवर्सिटी के हित में नहीं हो या उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स या रूल्स का अवहेलना हो, तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस उनकी नहीं होनी चाहिए। मैं रूल्स को फॉलो करता हूं और ये भी चाहता हूं कि जो मेरे साथ काम करें वो रूल्स को फॉलो करें। तो ये तो, लेकिन मैं उनका साथी हूं, मैं जरूर पोस्ट में बढ़ा हूं, लेकिन मैं भी उनकी तरह था, वहीं से उठ के आया हूं। मैं उनकी परेशानियों को समझता हूं और विद एक्सपीरियंस मेरे को कई चीजें आती भी हैं कि कैसे सॉल्व करनी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनसे वो चीज मुझे उनसे भी मिले। ठीक है सर, इस बिजी शेड्यूल में अपना समय दिया आपने और बहुत ही शांत तरीके से इन सारे सवालों के जवाब हमें दिए और एक अच्छा मैसेज जो था वो स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाया, कोशिश की आपने कि आपकी जो फैकल्टी है उस तक भी पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप आए यहाँ पे, थैंक यू। तो हमारे साथ अजय तनेजा जी थे और इन्होंने एक बात बहुत अहम कही कि एक टीचर जो होता है वो कभी भी रिटायर नहीं होता है। टीचर चाहे तो अपने में पूरी एक यूनिवर्सिटी है और अगर उससे जुड़े हुए छात्र उससे सही तरीके से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी और बढ़ती है और उस यूनिवर्सिटी से कई सारे और छात्र निकलते हैं जो आगे चल के एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। मतलब कहना साफ इतना ही है कि शिक्षा को बढ़ावा देने में एक सहयोग जो टीचर का होता है वो बहुत अहम है हमारे और हमारे देश के विकास के लिए। फिलहाल आज के इस अंक में इतना ही, मैं दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।